अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने वर्क डन ऑन ए गैस डिफरेंट कंडीशंस में स्टडी करना शुरू किया था। तो उसमें सबसे पहले हमने कहा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो उस प्रोसेस को हमने कह दिया आइसोकोरिक। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि जब हम गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उसमें हमने उसका नाम दिया था आइसोबैरिक। और फिर हमने कहा कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो उसको हमने नाम दे दिया आइसोथर्मल। आज हम एक और थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट जिसको हम हीट कहते हैं, हीट को कांस्टेंट रख के फिर वर्क डन करते हैं ऑन ए गैस। फिर देखते हैं क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये माय डियर आपके सामने एक कर्व है, ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब हम गैस को कांस्टेंट रखते हैं। तो माय डियर जो वर्क डन एट गैस एट कांस्टेंट हीट रखते हैं तो उसका दूसरा नाम उन्होंने रख दिया एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो उस कर्व इस वर्क डन को हमने एक कर्व के साथ रिप्रेजेंट किया वॉल्यूम एंड प्रेशर कोऑर्डिनेट्स में, तो उस कर्व का नाम, ये जो कर्व है इसको हम कह देते हैं एडियाबैट प्रोसेस। एडियाबैट, इस कर्व का नाम एडियाबैट है, उस प्रोसीजर का नाम है एडियाबैटिक प्रोसीजर और उस कर्व का नाम है एडियाबैट। इस सूरत हाल में हम लोग जिस चीज़ को सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर हम प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट एक सिंपल मोड में नहीं रहता, बल्कि यह है कि यहाँ पर हम लोग जिस चीज़ को कंसिडर करते हैं दैट इज़ इक्वल टू पी वी रेज टू द पावर गैमा। अब ये गैमा क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके ऊपर, दैट इज़ इक्वल टू पी वी रेज टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये गैमा क्या चीज़ है, गैमा इज़ आल्सो ए कांस्टेंट। ये आप लोग अपने आप को थोड़ा सा एफएससी के ज़माने में ले जाएं और वहाँ पर आपने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का एक चैप्टर पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने कहा था कि रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो उस रेशो का नाम जो था दैट इज़ इक्वल टू गैमा है। ये गैमा एक कांस्टेंट है जो कि आमतौर पर जो डायटामिक गैसेस हैं उसकी वैल्यू 1.4 के करीब रहती है। तो ये चीज़ को हम ख़ास तौर पर अंडर कंसिडरेशन रखेंगे इस वर्क डन एंड कांस्टेंट हीट। हीट, अब ये प्रोसीजर कैसे हासिल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि दुनिया में कोई चीज़ आइडियल नहीं होती। अगर हम चाहें कि बिल्कुल एक ऐसा सिलेंडर बना लें और उसके हर तरफ उसके जो जितने बेस उस सिलेंडर की, उसकी वाल्स उस सिलेंडर की और उसके ऊपर जो फिटेड पिस्टन है जिसके ऊपर हमने प्रेशर वगैरह जिस वर्क हमने करना है वो भी एक कंप्लीटली आइसोलेटेड होना चाहिए। हीट ना तो उससे बाहर आए ना उससे अंदर जाए, बिल्कुल हीट जो है वो उसको आइसोलेट दूसरे सराउंडिंग से करे, यानी कि सिस्टम की हीट जो है ना बाहर आए ना अंदर जाए। ये चीज़ को हम एज्यूम करते हुए अगला सारा प्रोसीजर जो है उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर डेली लाइफ में देखें तो ये जो प्रोसीजर है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, एडियाबैटिक प्रोसीजर जो प्रोसेस है। आपकी चाय पीने से लेकर आप हवा भरते हैं या आपके पास जो रेफ्रिजरेटर वगैरह सारे काम करते हैं, तो इन तमाम प्रोसीजर्स में ये तमाम प्रोसेसेस में ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो इख्तियार हो किया जाता है या इट्सेल्फ इन्वॉल्व है।
मतलब ये है कि अगर आप फर्ज करें कि सडन गैस को प्रेस कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप टाइम नहीं देते गैस से हीट को फ्लो होने का, तो फ़ौरन आप एक प्रोसेस करते हैं। आपको पता है कि हीट को फ्लो होने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन आपने सडन प्रेस कर दिया या गैस को सडन एक्सपेंड कर दिया, तो ये बड़ा शॉर्ट टाइम होता है जिसके अंदर हीट जो है वो सिस्टम से आसानी से ना तो आउटवर्ड ट्रैवल हो सकती है ना इनवर्ड ट्रैवल हो सकती है। तो ये भी किसी हद तक ये जो कंडीशंस ऊपर हमने डिस्कस की हैं कि हम एक कंप्लीटली आइसोलेटेड किस्म का सिस्टम बनाते हैं, तो वो उसको किसी हद तक फुलफ़िल करती है। या आइसोलेटेड करने का मकसद ये है कि वहाँ से हीट ना तो बाहर जाए ना अंदर जाए, और आपको पता है कि हीट को फ्लो होने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो हम एक जब बहुत रैपिड प्रोसीजर करते हैं गैस के ऊपर, तो फिर वहाँ पर भी ये कंडीशंस किसी हद तक फुलफ़िल हो जाती हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना कि उसके अंदर हीट फ्लो हो सके। आखिरकार हर काम को होने में कुछ टाइम तो लगता है। तो इन कंडीशंस के साथ हम इस प्रोसीजर को करते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, ज़रा थोड़ा सा इस कर्व पे गौर करें कि ये जो कर्व है, ये जो पिछला हमने पढ़ा था कि ही वर्क डन अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि बैक पेज के ऊपर है। लेट मी ट्राई टू यू शो यू पीपल। ये देखिए, ये इसको देखें, ये जो कर्व है, ये इस ये जो है वो लेस स्टीपर है। मतलब ये है कि इसकी जो स्लोप है बड़ी स्लो है एज कंपेयर टू ये ज़्यादा स्टीपर है, यानी कि इसकी स्लोप आप देखते हैं ज़्यादा है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, यानी कि ये जब कर्व बन रही है तो ये ज़्यादा स्टीपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया अंडर द कर्व एज कंपेयर टू the work done under constant temperature is less in for this curve as compared to the previous page curve, जिसमें हमने वर्क डन अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर को डिस्कस किया था। तो इसका मतलब है कि आपने ये पहले दिन से एक्सप्लेन हमने कंसिडर किया हुआ है कि एरिया अंडर द कर्व इज़ द वर्क डन। तो इसका मतलब क्या है, जब इसके अंदर ये ज़्यादा कर्व स्टीपर है, इसके अंदर एरिया थोड़ा आता है, तो इसका मतलब इसका वर्क डन जो है वो भी कम होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन, जिसमें हमने मैंने भी बताया कि वर्क डन अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर वाली सूरत है। चले, अब ये इसका इनिशियल प्रेशर, ये इसका फाइनल प्रेशर, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम था, ये इसका फाइनल वॉल्यूम था। तो इस कंडीशंस में हम लोग ये जो यूज़ करते हैं कि वर्क इज़ इक्वल टू द इंटीग्रल पी डी वी नेगेटिव साइन, फिर पहली तरह का वर्क डन ऑन द गैस है, नॉट बाय द गैस, यानी कि सिस्टम पर जब हम काम करेंगे नेगेटिव लेते हैं, जब सिस्टम काम करता है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इस चीज़ से के लिए हम लोग अब जनरल गैस इक्वेशन को पहले हम लोग ये चीज़ चलते हैं कि प्रेशर की वैल्यू मालूम करते हैं कि P इज़ इक्वल पी वी रेज टू द पावर गैमा। ये जो ऊपर हमने कहा है, यहाँ से हम P की वैल्यू मालूम करते हैं, P इज़ इक्वल टू K ओवर वी रेज टू द पावर गैमा, और उसको इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है वर्क डन वाली, इसमें हम पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो माय डियर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़रा इस पेज के ऊपर आइए। तो हमारे पास ये चीज़ यूँ आ जाती है, ये पुट किया, इसकी वैल्यू K कांस्टेंट है। अब हमारे पास K के अलावा सिर्फ वॉल्यूम रह जाता है, और आपको ये पता है कि जब वही डिफरेंशियल हो और उसकी कुछ पावर होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसमें वही चीज़ एक्स रेज टू द पावर n वाली जो इंटीग्रल लगाते हैं कि उसमें एक 1 ऐड कर देते हैं, और जो चीज़ पावर आ जाती है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिमिटेशंस जो हैं, हम वी आई से वी एफ, हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम को चूँकि डिफरेंशियल है उसी की कंडीशंस को हम मद्देनज़र रखेंगे। तो भाई क्या हो गया आपके पास, W इज़ इक्वल टू माइनस के वी रेज टू द पावर माइनस गैमा प्लस 1, और माइनस गैमा प्लस 1 जो पावर थी उससे इसको डिवाइड कर दिया विद द बाउंड्री कंडीशंस वी आई और वी एफ के साथ। अब हम इसको, ये दोनों चीज़ें जो कि के भी कांस्टेंट है और ये गैमा और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल के साथ इसका वास्ता ही कोई नहीं पड़ता, तो हम इसमें इसको बाहर ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की
कंडीशन आखिरी वी एफ रेज टू द पावर माइनस गैमा प्लस वन माइनस वी रेज टू द पावर माइनस गैमा प्लस वन वी आई के साथ ये चीज़ है। तो अब माय डियर ये के को हम अंदर मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि हम अभी देखेंगे कि हम यहाँ पर ये कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। जब हमने कहा कि पी वी रेज टू द पावर गैमा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, इसका मतलब फर्ज करें कि इनिशियल कंडीशन में पी आई वी आई रेज टू द पावर गैमा विल बी इक्वल टू पी एफ वी एफ रेज टू द पावर गैमा। तो ये के क्योंकि कांस्टेंट है, जहाँ पर जिस तरह आप लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि P1 इज इक्वल टू P2 P इज इक्वल टू P3 मतलब जितना जी जो भी जी चाहे आप लेते जाएंगे तो उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पर PI रेज टू द पावर गैमा इज इक्वल टू PF रेज टू द पावर गैमा इज इक्वल टू K। तो अब इस चीज़ को हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये इस चीज़ को। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पी एफ वी एफ रेज टू द पावर गैमा इनटू ये तो हो गई के की वैल्यू। तो अब आगे हम देखते हैं कि वी रेज टू द पावर माइनस गैमा वी रेज टू द पावर माइनस गैमा प्लस वन और फिर इसके बाद माइनस वी आई रेज टू द पावर गैमा और ये वही जो ऊपर हमारे पास मौजूद था वी आई रेज टू द पावर माइनस गैमा प्लस वन। हुआ क्या कि ये वी रेज टू द पावर गैमा और ये माइनस वी रेज टू द पावर गैमा दोनों टर्म में हमारे पास मौजूद है। ये इसमें भी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ ये वी की पावर वन बच जाएगी, वी एफ रेज टू द पावर वन और इसमें वी आई रेज टू द पावर वन। ये हमारे पास चीज़ इस तरह आ जाएगी 1/, गैमा माइनस वन इंटू पी एफ वी एफ माइनस पी आई और वी आई। जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो हमारे पास अब हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन में हमने क्या कहा था कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो क्या चीज़ है ये? P pressure, V is the volume, N is the number of mole and R is the universal gas constant और T is the temperature। भाई देखें इस तरफ ये N और R तो कांस्टेंट है, जब हम इसमें PI VI करते हैं तो सिर्फ ये TI होगा, बाकी इन दोनों चीज़ों में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कि PF VF इज़ इक्वल टू N इज इक्वल टू एन आर टी एफ माइनस एन आर टी आई। एन आर कामन आ गया हमारे पास, दोनों में कामन ले लेते हैं तो टी एफ माइनस टी आई ये हमारे पास अंदर रह जाता है ब्रैकेट के। तो ये देखिए कि ये वो वर्क डन है जो कि हमने कैलकुलेट करना मकसद था कि अंडर द कांस्टेंट हीट कंडीशन में। तो ये इस तरह हमने ये चार वर्क डन की जो कंडीशंस वर्क के जो मेथडोलॉजीज़ थे जिसके हमने वर्क डन ऑन एक सिस्टम मालूम किया कि पहले में हमने कहा आइसोकोरिक जब वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर आइसोबैरिक जब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल जब हीट कांस्टेंट और एडियाबैटिक जब हम लोग आइसोथर्मल में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और जहाँ पर हम हीट कांस्टेंट रखते हैं उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजर जो है वो डेली लाइफ में हम बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पहले मैंने आपको कहा कि क्या है कि जब हम गैस के ऊपर गैस को यकलख्त प्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब उसको यकलख्त एक्सपेंड करते हैं तो उसमें कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है। यही प्रोसीजर जो है हम फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं और बाकी भी बहुत सारी जगह पर। मैंने जिस तरह आपको बताया कि चाय पीने में भी यही होता है कि जब हम तेज़ी से अंदर वैक्यूम मुंह में पैदा करके चाय को खींचते हैं तो वहाँ पर गैस जो चाय होती है वो जो हीट होती है चाय की वो जब एक्सपेंड होता है आपके मुंह में जाकर तो वो कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा और आपको थोड़ी सी जो है वो पहले की निस्बत गैस जो है वो चाय जो है वो ठंडी महसूस होती है। ये एक माय डियर उसका एक डेली लाइफ में यूजेज है। इसके बाद एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करने के बाद आज का काम ख़त्म करते हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट देने के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है बेसिकली।
डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ख़ास तौर पर ऐसे कोऑर्डिनेट जो कि एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देते हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हम मोशन वगैरह को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर हमने कहा कि स्पेस में किसी चीज़ की जो पोजीशन है एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। मैकेनिकल सिस्टम में अगर हम ज़रा थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स में आगे जाएंगे तो आप देखेंगे और भी बहुत सारे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। यहाँ पर अगर इस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन द फील्ड ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ओके माय डियर, हैव अ नाइस डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।